अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक एमओयू का मैकेनिज्म सामने आया है। एक्सियोस ने ये रिपोर्ट किया और इस एमओयू जो कि 15 निकाती है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अपनी तजावीज़ ईरान को दे दी हैं और ईरान अगर इस पर अमल दरामद करेगा तो ठीक, वगरना फिर इसके बाद इससे ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्राइक्स होगी। और फिर इसके बाद एक 30 दिन का एक गैप है जिसके अंदर एक मैकेनिज्म सेट किया जाएगा, तय किया जाएगा और उसकी वेरिफिकेशन होगी। क्या मामला इतना ही सादा है? आज ये जब एक्सियोस ने ये खबर ब्रेक की और पूरी दुनिया के अंदर ये सब मामला चला, तो उसके बाद मार्केट्स ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। तेल की प्राइसेस हिस्टोरिकली से मुराद है पिछले जब से जंग शुरू हुई है, हिस्टोरिकली इतने डिक्लाइन पे आई हैं, उसकी डिटेल अभी आपके सामने रखता हूं। और जो चीज फैक्टर इन नहीं कर रही दुनिया की मार्केट्स, और जो चीज डोनाल्ड ट्रंप इस मायदे में से निकालना चाह रहा है, वो ईरान देना नहीं चाह रहा। वो सब क्या है आपके सामने रखे देता हूं। सिर्फ कल की बात करता हूं। सबसे पहले कि ईरान ने जो एक स्टेटमेंट इशू की, ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, और वो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी रिगार्डिंग यूएई पर जो अटैक हुए, फुजेरा पर जो अटैक किया ईरान ने, और फिर वहां पर ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, और जिसमें 3 या 5 इंडियन नेशनल्स की हलाकत की या जख्मी होने की खबर सामने आई। ये मामला है जिसकी वजह से सूरत हाल यहां तक आई है कि इससे पहले बहुत बड़े बड़े दावे अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अभी कल ही तो पीट हेग्सेथ ने और जनरल डैन केन ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और जिसके अंदर बताया कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। सब कुछ अभी भी हो सकता है। मैं सबसे पहले आपकी तवज्जो दोबारा मबजूल कराना चाहता हूं ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो कल स्टेटमेंट आई थी। जरा देखिए, सबसे पहले उस स्टेटमेंट के अंदर डिनायल आया। डिनायल क्या आया कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने रिजेक्ट किया अबू धाबी का यानी यूएई का क्लेम कि ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ एमिरेट्स पर यानी अमारात पर, शेखडम पर हमला किया है। कहा क्या गया स्टेटमेंट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लेयर्स हैं स्टेटमेंट की और ये बताती हैं कि किस कमाल की डिप्लोमेसी के साथ और मैसेजिंग के साथ ईरान ने ये मामला यहां तक पहुंचाया है और यहां तक डोनाल्ड ट्रंप आने पर मजबूर हुआ है। सो पहले तो ये डिनाई किया कि भाईजान हमने अटैक कोई नहीं किया एमिरेट्स पर। उसके साथ ये कहा कि ये तो डिफेंसिव ऑपरेशंस हैं जो कि कन्फाइंड है एक्सक्लूसिवली टू रिपेलिंग यूएस एग्रेशन। यूनाइटेड स्टेट्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना चाह रहा था, और चूंकि यूएई एक बड़ा पार्टनर है अमेरिका का और इजराइल का, और यूएई इस सब मामले के अंदर हेल्प कर रहा है अमेरिका की, तो हमने तो अपना डिफेंस किया है। सबसे पहले आ गया डिनायल। नंबर 2, इसी स्टेटमेंट के अंदर आगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स क्या कहती है, वो कंडेम करती है, वो मजम्मत करती है किसकी? अबू धाबी की, यानी यूएई की, मुत्तहिदा अरब अमारात की। कि जनाब आप यू आर कल्यूडिंग, आप साथ मिले हुए हैं, आप शरीके जुर्म हैं, आपकी पार्टनरशिप है किसके साथ? अमेरिका के साथ और ज़ायनिस्ट स्टेट यानी इजराइल के साथ। और आप होस्ट कर रहे हैं वहां पे मिलिट्री बेसिस को, और इक्विपमेंट जो कि ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है, आप जिम्मेदार हैं। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था, जिसमें उसकी डिटेल पे मैं अभी आता हूं कि वो क्यों उससे निकलना पड़ा। लॉर्ड्स ऑफ लंदन उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि कितना बड़ा वो एपिक फेलियर, एपिक फ्यूरी की जगह एपिक फेलियर निकला है, उसकी तफसील में बाद में आता हूं। लेकिन यहां पे आप ये देखिए कि सेकंड एक्यूज भी कर दिया, एक जगह डिनाई किया, फिर एक्यूज कर दिया कि भाईजान आप ईरान के खिलाफ, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम हो या उससे पहले की जंग हो, आप शरीके जुर्म हैं। तीसरा, इसी स्टेटमेंट के अंदर धमकी भी दे दी, यूएई को धमकी दे दी, और वो धमकी ये दी कि ईरान विल नॉट हेजिटेट टू टेक ऑल नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट मेजर्स टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें जो जरूरी लगेगा हम वो करेंगे। अभी इजराइल पर अटैक नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि आप अमेरिका के पार्टनर हैं और आप साथ मिले हुए सब मामले के अंदर, तो आइंदा भी ये सब कुछ हो सकता है। यूएई की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अभी बिल्कुल ताजा उन्होंने जो बयान जारी किया, और जो कल जारी किया बयान, 2 रोज पहले बल्कि मंडे को जो जारी किया था, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ईरान ने, हमारा जो एयर डिफेंस है उसने एंगेज किया ईरान के 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स को, 3 क्रूज मिसाइल्स को और 4 ड्रोन्स को। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स का तो मामला ये है ना कि वो एक ट्रजेक्टरी पकड़ते हैं और उसके बाद उसकी जो उसका जो पैथ होता है, उसका जो टेंजेंट होता है, उसकी जो ट्रजेक्टरी होती है, वो डिटरमिन करना या फिर उसके बारे में उसको, उस मिसाइल को हिट करना ईजी होता है। क्रूज मिसाइल इज अनलाइक अ बैलिस्टिक मिसाइल। वो ऑपरेट भी हो सकता है, उसकी जो ऑपरेबिलिटी है, आप जानते हैं इस बात को, कि वो मैनूवर करता है हवा के दरमियान में, और उसको हिट करना ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर ईरान के ड्रोन्स, वो जो शाहिद ड्रोन जिसने बेड़ागर्क किया इस जंग के अंदर अमेरिका की मिलिट्री माइट का और प्लस इजराइल की मिलिट्री माइट का। तो जो यूएई ने स्टेटमेंट दी, यूएई ने कहा कि जनाब ये सब कुछ हमने किया है, और फुजेरा मीडिया ऑफिस ने ये रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जनाब 3 इंडियन नेशनल्स फुजेरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में इंजर हुए हैं, 3 इंडियन नेशनल्स। और मैं जो पहले कह रहा था वो 5 या 3, वो अब कंफर्म आ गया, मैंने स्टेटमेंट उसकी देख ली।
अब किया क्या है ईरान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, और ये मामला जुड़ा हुआ है अगले 48 घंटे के बाद तक भी, अगले 48 घंटे तक का ये एमओयू है, जिसमें अमेरिका ने अभी कहा है कि अभी वक्ती तौर पे हम ये प्रोजेक्ट फ्रीडम यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने वाला मामला, वो जो कल लकीरें दिखा रहे थे कि एक उसकी रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है, दिस एंड दैट, हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं 24 आवर्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट उसमें समझना बहुत जरूरी था, जिस वजह से मैंने आपको बताया, और अब मैं उसकी डिटेल की तरफ आता हूं कि सबसे पहले डिनायल दिया, उसके बाद एक्यूज भी कर दिया, और उसके बाद थ्रेट भी कर दिया यूएई को। अब ये देखिए कि ये एक जो डिनायल और एक्यूजेशन और जो थ्रेट सामने आया, उसके बाद कल मैं आपसे कह रहा था ना, पीट हेग्सेथ और जो मिनिस्टर ऑफ वॉर, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, और साथ उसके जनरल डैन केन खड़ा होकर जो धमकियां लगा रहा था, वो पीछे हटने पे मजबूर क्यों हुआ? क्योंकि फुजेरा पेट्रोलियम की जो फैसिलिटी है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन जो है फुजेरा का, ये हिट हो गया, और अभी सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया ईरान की तरफ से, और अमेरिका और इजराइल ये अफोर्ड नहीं करते कि यूएई फारग हो जाए। अगर एग्रेशन जारी रहा, जैसा कि मैंने अपने एक प्रीवियस वीलॉग में बात की थी कि बुर्ज खलीफा भी हिट हो सकता है, और इसके बारे में ईरान के अंदर बहुत सी बातें हुई, तो वो एक खौफ है जिसकी बायस ये सब सूरत हाल बनी, जो आज वैसे तो कहा जाए कि खुशाइंद है तो अच्छी बात है, लेकिन अब इसके अंदर जो कैविएट है, इसके अंदर जो एक आगे कह लीजिए कि एक लूप होल है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जहां से मैंने बात शुरू की थी कि खासतौर पे ऑयल मार्केट ने पॉजिटिवली लिया, स्टॉक मार्केट्स ने पॉजिटिवली लिया इस एमओयू मैकेनिज्म को जो 48 घंटे का है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वही जो, पहले मैं डिटेल आपको बता दूं कि हिस्टोरिकली जो पेट्रोलियम गिरा है वो ये है कि जनाब ब्रेंट क्रूड जो था वो 6.1% गिरा, 103.17 पर आ गया एज पर रॉयटर्स, और WTI जो था वो 6.6% गिरा, 96.5 पे आ गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से। मैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात कर रहा हूं। ये सबसे बड़ा डेली डिक्लाइन है सिंस मिड अप्रैल, जब से प्राइसेस रॉकेट करना शुरू किए, उसके बाद ये सबसे बड़ा डिक्लाइन आया। लेकिन इसमें असल चीज यहां पर ये है कि मार्केट इस वक्त ये जो एमओयू का मैकेनिज्म आया 48 आवर्स का, इसको तो इवेल्युएट कर रही है, इसको तो उन्होंने अपने जहन में रखा हुआ है, लेकिन एक चीज जिसको नहीं रखा हुआ वो ये है कि ये एमओयू जो है ना, ये यूएस और ईरान का बायलैटरल है, ये दो एंटिटीज के दरमियान है, मीडिएटेड बाय पाकिस्तान है, इजराइल टेबल पर नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे सुन लीजिए जरा। बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी कंसल्टेशंस, ये जो हॉर्मुज का जब पॉज था उसके दौरान जो रिपोर्ट हुआ कि सिक्योरिटी कंसल्टेशंस बेंजामिन नेतन्याहू ने कही, और 23 अप्रैल को इजराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर है कार्ड्स, इजराइल कार्ड्स उसका नाम है, उसने ये कहा कि इजराइल वेट कर रहा है ग्रीन लाइट के लिए टू रीन्यू द वॉर अगेंस्ट ईरान, टू रीन्यू द वॉर अगेंस्ट ईरान। और फिर आगे आ जाइए, आज तारीख है हुजूर 6, और ये मैं आपको कल की बात बता रहा हूं कि CNN को जो इंटरव्यू एक दिया गया, जिसमें सहाफी ने इजरायली सोर्स को कोट करके ये कहा कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, CNN पर, जो कि एंटी ट्रंप चैनल है, और CNN के ऊपर एक इजरायली सोर्स के साथ ये खबर चली कि यूएस और इजराइल इस वक्त गेयर अप कर रहे हैं फॉर अ पॉसिबल शॉर्ट कैंपेन, एक मिलिट्री, एक काइनेटिक कैंपेन, ताकि ईरान पर इन निगोशिएशंस के दौरान प्रेशर डाला जा सके। अब ऑयल मार्केट्स ने तो सिर्फ देखा है इस एमओयू मैकेनिज्म को, ऑयल मार्केट्स जो इजराइल इस एमओयू मैकेनिज्म को वीटो कर सकता है उसको फैक्टर इन नहीं कर रहे। अब आगे आ जाइए, आज की खबर है कि लेबनान के अंदर मुतवातुर के साथ इजराइल के हमले भी जारी हैं। आज भी वहां पर 4 हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले शहीद किए गए लोग, कल भी हुए, परसों भी हुए, तरसों भी हुए। एक बफर जोन आप उसको कह लीजिए, एक टेरिटरी सदर्न लेबनान के अंदर काबू कर ली हुई है इजराइल ने, गांव के गांव वहां से खाली करवा दिए हुए हैं। पाकिस्तान जब इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी तो याद कीजिए ईरान का बुनियादी मुतालबा क्या था, वो था कि लेबनान को भी इन टॉक्स के अंदर शामिल किया जाए। ये जो एमओयू मैकेनिज्म है जिसके 15 पॉइंट्स हैं जो अभी तक सामने आए हैं, उसके अंदर लेबनान उस तरह से शामिल नहीं है जिस तरह से ईरान उसको शामिल रखना चाहता है। एंड नीडलेस टू से, मैं इस पे पहले स्ट्रेस कर चुका हूं कि ईरान क्यों हिजबुल्लाह को, यानी कि लेबनान से मुराद ईरान की हिजबुल्लाह होती है, और उसी हिजबुल्लाह को इजराइल हिट कर रहा है इस सो कॉल्ड सीज फायर के दौरान। ईरान उसको भी इस पीस डील का हिस्सा इस वजह से बनाना चाहता है कि इजराइल अंडर प्रेशर आया ही इस वजह से कि एक तो ईरान की तरफ से जो मिसाइल बमबारी हुई और ड्रोन्स, और जिस तरह से प्रोजेक्टाइल्स ने आयरन डोम को, जिसका एक इमेज बना हुआ था कि इम्पेनिट्रेबल है,
उसे छलनी किया और जगह जगह पर इजराइल हिट हुआ, उसकी सबसे बड़ी रीजन यह भी रही कि दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद करते हुए इस साइड से भी अटैक शुरू कर दिए। तो आयरन डोम एंगेज हो गया हर दूसरी तरफ, और ये ईरान का पार्टनर है हिजबुल्लाह। अगर इस वक्त हाई एंड ड्राई छोड़ दे ईरान हिजबुल्लाह को, और ईरान उसको इफ एज सो टू स्पीक जिसे कहते हैं कि इफ ईरान थ्रोज देम अंडर द बस, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो अगला हमला ईरान पर होगा, जिसकी अभी भी बात हो रही है, जो सीएनएन की मैं आपको कोट करके अर्ज कर रहा हूं, और उसके अलावा जब आज चले, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 6 महीने के बाद इजराइल माफ कीजिएगा, ईरान एस्ट्रेंज कर दे हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह उसके बाद क्या, देखें जी ईरान ने अपनी डील कर ली है, हम ईरान की खातिर क्यों लड़े, हम अपना इलाका यहां पे क्यों गंवाएं, हमारे साथ ये सब कुछ क्या होगा, ईरान यहां पे खड़ा क्यों नहीं रहा। तो मेरी राय के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो शामिल नहीं रहेगी चीज अगर एमओयू मैकेनिज्म के अंदर, तो ये जंग दोबारा स्टार्ट हो सकती है, जिसकी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहा है कि भाई हमने अब जो ऑफर कर दिया, ऑफर क्या कर दिया कि आपको दे देते हैं, हम आप पे पाबंदियां भी हटा देते हैं, आपके एसेट्स जो फ्रीज हैं उनको अनफ्रीज कर देते हैं, लेबनान को भूल जाएं, यानी हिजबुल्लाह को, अपने साथियों को भूल जाएं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग अमेरिका की नजर आ रही है कि फिलहाल कुछ दे के, और एक बड़ा फायदा, और इजराइल जो कब्जा कर चुका है, हम जानते हैं कि जितने भी कब्जे अब तक इजराइल ने इस खित्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर किए हैं, वो छोड़े नहीं है, ईरान वो छुड़वाना चाहता है। सो ये सबसे एक जो जिसको बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं, वो सबसे बड़ा मामला ये निकलेगा उसमें से। और फिर आखिरी बात इस चीज पर मैं खत्म करूंगा, नंबर्स सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। नंबर्स क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें से 138 वेसल्स गुजर सकते हैं डेली, 138, ये लॉयड्स के रिकॉर्ड के मुताबिक है। मैं पहले भी एक अर्लियर वीलॉग के अंदर उन दोस्तों के लिए जिनको उनकी याद दहानी के लिए, और जिनको नहीं मालूम उनको बताने के लिए कि लॉयड्स ऑफ लंदन क्या है। ये वो कंपनी है जिसके 3 पार्ट्स हैं, लेकिन लॉयड्स ऑफ लंदन वो है कि जो शिप्स की मूवमेंट, शिप्स का इंश्योरेंस, शिप्स की मेंटेनेंस, शिप्स की कंडीशन और उनकी लोकेशन, ये सब कुछ मैनेज करता है। और लॉयड्स ऑफ लंदन मैरीटाइम जो जितना भी बिजनेस है उसके हवाले से पूरी दुनिया को इन्फॉर्म करते हैं। अब हुआ ये है कि मैंने आपसे अर्ज किया कि 138 वेसल्स यहां से गुजर सकते हैं, और गुजरे कितने हैं ये प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद? प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद 4 कार्गो वेसल्स गुजरे हैं, सिर्फ 4, जो अमेरिका क्लेम करता है कि हमारे एस्कॉर्ट के साथ गुजरे हैं। अच्छा, उस एस्कॉर्ट के अंदर वो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से था, वो उसमें कोई क्लैरिटी अभी तक सामने जो नहीं आई, वो लॉयड ने दे दी है। लॉयड्स जो कि लंदन के अंदर बेस्ड है और मैरीटाइम जितनी भी ऑपरेशंस हैं उन पर नजर रखता है। लॉयड्स ने मीडिया ब्रीफिंग दी है आज, और लॉयड्स ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम हैज नॉट प्रोवाइडेड सफिशिएंट क्लैरिटी एंड क्रेडिबल प्रोटेक्शन टू जस्टिफाई रिज्यूमिंग ट्रांजिट्स। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉयड्स ऑफ लंदन बता रहे हैं नाकाम हो चुका है। ये 4 कश्तियां गुजारना, पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस डैन केन के साथ, और वो लकीरें शकीरें बना के एक अपना नक्शा दिखा देना कि हम जहां पर इतने सारे ड्रोन्स, इतने मिसाइल्स, इतने फाइटर जेट्स लेके हम किसी को गुजर नहीं देंगे, तो सिर्फ 4 गुजरे हैं। और लॉयड्स का कह रहा है कोई क्लैरिटी नहीं आई, कोई सिक्योरिटी नहीं आई, इसको ये तस्वुर नहीं किया जा सकता कि ये ट्रांजिट के लिए ये रूट क्लियर है। एंड वी नो कि फुजैरा को तो हिट किया, ईरान के पास अभी भी कैपेबिलिटी है कि वो हिट कर सकता है। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जो अमेरिकन वेसल्स यहां से गुजरने, अभी तक हिट नहीं किया, और किया किसको? यूएई को। तो यहां पे 3 चीजें फैक्टर इन करिए। सबसे पहली ये है कि ये जो एमओयू वाला मामला आया है, ये सिर्फ इस वजह से आया है कि यूएई पर अटैक हो गया। एक मास्टर स्ट्रोक है ईरान का। यूएई, वो तोता जिसके अंदर जान है अमेरिका की और इजराइल की खास तौर पे, और वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहा है, वो हमले के लिए लॉजिस्टिक्स भी फराहम कर रहा है, जगह भी फराहम कर रहा है, रिसोर्सेज भी फराहम कर रहा है। उसको हिट किया ईरान ने। अमेरिका को फिलहाल बाहर रखा, अमेरिकी जो वॉर शिप्स है वहां पर, उनको नहीं हिट किया। तो इस वजह से अगला अटैक इजराइल पे कितना बड़ा हो सकता है, रुक गए वहीं पे। लेकिन उसके अंदर जो मामला रखा, इजराइल सबसे बड़ा एग्रेसर है यहाँ पे। इजराइल ने यहाँ पर बारहा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट में वीटो की है। एक दफा फिर कर सकता है, जो मैंने आपको इजराइल कार्ड्स का और सीएनएन ने जो एक इजरायली सोर्स को कोट करके बताया कि अभी भी कुछ अटैक्स करने का इरादा है अमेरिका का। और फिर तीसरी चीज इसके अंदर आपने ऐड करनी है कि जो शिप्स वहां से गुजर नहीं पा रहे और ऑयल प्राइसेस अभी जो नीचे आई हैं, वो सिर्फ इस वजह से आई हैं कि ये एक मैकेनिज्म जो सामने आया है 48 आवर्स का, इसमें अगर लेबनान ना शामिल हुआ तो उसके बाद सूरत हाल क्या बन सकती है। सो लिहाजा खुशी की खबर जरूर है, लेकिन उतनी भी खुशी की नहीं है कि इस पर शादियाने बजाना शुरू कर दिए जाएं और कहा जाए कि जनाब ये अब देर पा मुस्तकिल अमन आ जाएगा।
आखिरी चीज सिर्फ उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं, वैसे मैंने पिछली बार भी आखिरी कहा था लेकिन एक पॉइंट मेरे जहन के अंदर आ गया, और वो यूं है कि अगर फर्ज कर लीजिए एक मुस्तकिल अमन की तरफ ये मामला बनता है, पहली बात तो लेबनान से इजराइल नहीं निकलेगा, लेकिन फर्ज कर लेते हैं बिल फर्ज महाल अगर वो निकल जाता है वहां से, ईरान बहुत स्ट्रांग होगा, हॉर्मुज के ऊपर ईरान का कंट्रोल होगा, यूएई ये कतन नहीं चाहता, और फिर आखिरी बात उसके अंदर ये कि अमेरिका भी अपने तौर पर ये नहीं चाहता, बिकॉज अपने आप को ये दिखाना कि हमने ईरान से जो जौहरी अफजूदगी या यूरेनियम एनरिचमेंट है उस पर पाबंदी की बात कर ली है, तो देखें न्यूक्लियर हमने एक विन अपने तौर पे, एक ऑफ रैंप हमें मिल गया कि हम अब जनाब ईरान यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा, तो एक उसके बदले में हमने ये सब कुछ दे दिया। लेकिन फिर अगेन आने वाला वक्त बताएगा कि ये सब सूरत हाल कहां पे जाती है बिकॉज ऑफ इजराइल। एंड प्लीज कीप इन माइंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑयल मार्केट्स ने अभी तक जो फैक्टर इन किया है वो इस एमओयू मैकेनिज्म को किया है, और उसके बाद जो 30 डेज का पीरियड है और जो वेरिफिकेशन जो आनी है जिसमें पता चलेगा कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलाना है उसको किया, लेकिन इजराइल के वीटो को अभी तक मार्केट्स ने फैक्टर इन नहीं किया, और सूरत हाल वहां से कहां पर जा सकती है दैट कैन ओनली बी अ वाइल्ड गेस। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।